हैं हिना रब्बानी खार के कि हमने मुसलमानों के साथ हमारी बड़ी व्यवहार खराब है और वेस्ट के हम डालेंगे। अच्छा, हम मुसलमानों से बहुत नफरत करते हैं, ये सच है। इसीलिए हम सीरिया को हर बार चावल भेजते हैं, दवाइयां भेजते हैं। इसीलिए हम तुर्की के जब वो भूकंप होते हैं तो हम शादियाने बजाने की जगह अपने आदमी भेज के उनकी मदद करने लगते हैं। इसीलिए हम मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं कि जब अफगानिस्तान के लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते हैं वर्ल्ड सैंक्शन के कारण, तो हम अपना पेट काट कर उनको जो है गेहूं बेचते हैं और 2-2 बार भेजते हैं, चावल भेजते हैं, दवाइयां भेजते हैं, कोविड की वैक्सीन भेजते हैं। हमें मुसलमानों से इतनी नफरत है कि आज भी आप हमारी ही फार्मेसी लेकर के हमसे ही दवा खा करके और आप हमको बता रहे हो कि हम मुसलमानों से नफरत करते हैं। वेस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मुजफ्फर भाई? रशिया। वेस्ट का सबसे बड़ा कौन दुश्मन है? रशिया। और रशिया के साथ कौन खड़ा है इस समय? इंडिया। सारी वेस्ट ने हमें गाली दी कि तुम क्यों खड़े हो गए उनके साथ, हम तो तुमसे दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे थे और तुम रशिया से चीप ऑयल ले रहे हो। रशिया इस वॉर को लड़ी 2 वजह से पाया, 3 वजह से। एक पुतिन का पागलपन, दूसरा चाइना और रशिया और इंडिया। ये 3 चीजों की वजह से वो वॉर अभी तक लड़ रहे हैं। अगर इंडिया अपने हाथ खींच ले, क्योंकि इंडिया उनको उनके फर्टिलाइजर्स और ऑयल खरीद रहा है, उसके बदले में फार्मेसी बेच रहा है उनको, उनके बदले में दुनिया भर की चीजें बेच रहा है उनको, वो चल रहे हैं और वो ठान से हैं, वो अभी और 1-1.5 साल खींच लेंगे। आपका वेस्टर्न सैंक्शन ने तो वेस्ट में त्राही मचा दी, तो हम वेस्ट के डाल लेंगे। वेस्ट के सबसे कट्टर दुश्मन के साथ हम खड़े हैं और हम वेस्ट के डाल लेंगे। 75 साल हो गए हैं, हम अभी भी उसी कशकोल को लेके फिर रहे हैं। कभी कशकोल IMF के आगे लेके जाते हैं, कभी वही कशकोल जो है चाइना के आगे लेके जाते हैं, फिर वही कशकोल जो है सऊदी अरब के आगे, फिर UAE के आगे। तो कब हमें अक्ल आएगी, कब हमें समझ आएगी, कब हम कोशिश करेंगे कि नहीं हम भी मांगने की बजाय हम जो है अपना किसी के साथ बिजनेस करें, ट्रेड करें, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएं। ये कब होगा ऐसे? पाकिस्तान के अंदर आप नहीं समझते कि कोई इस तरह के लोग हैं कि जो मुल्क को सही रास्ते पे डाल सके? आंसर सुनना चाहते हैं? सच आंसर है, नहीं है ऐसे लोग। आपके स्कूल कॉलेज ऐसे ऐसे लोग नहीं प्रोड्यूस करते और आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिमाग भी बहुत तेज है, मैं आपका बहुत प्रशंसा करता हूं। तो आप ये अपने आप को बहुत हम्बल बन रहे हैं, बट यू आर अ वेरी ग्रेट माइंड। लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा बड़ी विनम्रता के साथ, आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि कब कशकोल टूटेगा, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कशकोल क्यों है हाथ में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, काफी दिनों के बाद डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी मेरे चैनल पर आए हैं। मैं कुछ मसरूफ था, आपको पता है, और डॉक्टर साहब भी आजकल मसरूफ थे, तो हमारी मुलाकात काफी दिनों के बाद हुई। कल हुई थी एक और चैनल पर, लेकिन मेरे चैनल पर काफी दिनों बाद आए। तो डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी मुजफ्फर भाई। आपने बहुत अच्छा काम किया इस बीच में, आपने जो अपना हिंदू सेव हिंदू प्रोग्राम किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतनी बहादुरी का काम किया, ये इतना आसान नहीं रहा होगा। और एक दिन हम आपके साथ बैठेंगे जल्दी और आपके पूरे जो इस पे एक्सपीरियंस है कि आपने लिया, इस पे आपसे हम एक वार्तालाप बहुत जल्दी करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं उनके साथ टच भी हूँ। रात भी मेरी बात हुई है, वो सारी बातें मैं आपके चैनल पर शेयर करूंगा कि वहाँ पर क्या डेवलपमेंट, बहुत अहम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपके चैनल पर ही बताऊंगा। और वो इतनी अहम है कि आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ वहाँ पर ये काम हो रहे हैं। वो लेकिन आपके चैनल पे बताऊंगा, अभी अपने देखने वालों को थोड़ा सस्पेंस में डालते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हिना रब्बानी खार ने एक बयान दिया है कि आप लोग जो हैं इंडिया वाले, वो वेस्ट के डार्लिंग बन गए हैं। आप तो बड़े देखिए, डार्लिंग तो आप पहले ही हैं, हमारे डार्लिंग तो आप है ही हैं, तो वेस्ट के भी डार्लिंग बन गए। और उधर से हमारे PM ने भी जो है वो बोला है कि जी हम इंडिया के साथ अच्छे जो है ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन पहल आपकी तरफ से हुई है, उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ की यहाँ पर। तो कैसे देख रहे हैं ये पाकिस्तानी जो चाह रहे हैं कि आपसे ताल्लुकात बेहतर हो, या जेलसी थोड़ी सी फील हमें हो रही है कि जी आपको जो वेस्ट है वो क्यों इतना प्रेफर कर रहा है? इसको आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान बस ऐसे बयानबाजी करता रहेगा, कुछ आगे भी बढ़ेगा, कुछ स्टेप भी लेगा दोस्ती के लिए, या सिर्फ जेलसी होता रहेगा आपको देख के?
देखिए, दो स्टेटमेंट है, दोनों को अलग अलग एनालाइज कर लेते हैं। पहला हिना रब्बानी खान साहब का कि वी आर द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट, और नॉर्थ में जो है वो उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है, आपकी और चाइना की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, यानी पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना हो गया और आपके ईस्ट में हम हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं है, और हम वेस्ट के डालेंगे। ये 3 कंटेंट है। आइए चलिए तीनों को एनालाइज करते हैं। आप चाइना के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप चाइना के इतने अच्छे दोस्त हैं कि चाइना ने आपकी $2 बिलियन, $1 बिलियन देने की भी हिमाकत नहीं की, और आपको वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा और उनके ऐसे टफ कंडीशंस को आपको मानना पड़ा कि कल आपके यहाँ मैंने सुना है कि ₹20 लीटर आपके यहाँ फी लीटर, यानी प्रति जी, बढ़ लीटर गया, आपके दाम बढ़ गए। बढ़ गया। तो चाइना मित्र तो वो होता है कि आपको अगर जरा सा भी कष्ट हो तो वो खड़ा हो जाए। क्यों नहीं दिया चाइना ने पैसा आपको? ये जो सीपेक जिसके की शादियाने आप बजा रहे हैं, ये आज तक आपको पता नहीं है कि ये सीपेक का डेट है या ये इन्वेस्टमेंट है। फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस वन कैन वेरी सेफली डिड्यूस दैट इट इज डेट। उसका कारण क्या है? चाइना आज तक जितने भी इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किए हैं वो सारे के सारे डेट मॉडल पे थे। अगर आपने सीपेक बनवाया है तो हर आदमी बिजनेस करने से पहले हमारे यहाँ होती है बिजनेस वाइबल रिपोर्ट, कि ये बिजनेस में जो आप करने जा रहे हैं इसकी वायबिलिटी क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, रिटर्न क्या है, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, उसके बाद ही बिजनेस के आइडिया को फ्लोट किया जाता है। सीपेक में क्या बिजनेस आइडिया फ्लोट किया? कराकोरम से लेकर के गवादर तक की ये जो आई थिंक यही रोड है मेरे ख्याल से, जो रोड जी, जाएगी, कितना फ्राइट है आपके पास, कितना आप सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हो। बेसिकली आपने ये बनाया है कि चाइना का माल कराकोरम से होते हुए ग्वादर तक जाएगा। चाइना अपने माल को एक्सपोर्ट करने के लिए एक रोड बनाया, पैसे आपसे लिया, और आप बहुत करेंगे तो वो करेंगे इस कॉरिडोर के जो बगल वगल में जो वो है कोई और वो जो बनते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल, उसमें बिजली प्रोडक्शन हाउस, उसमें शायद आपका कुछ रोल हो, हालांकि उस वो भी उन्होंने ले रखा है। सो बेसिकली जी, चाइना हैज मेड यू पे फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट, लेकिन वो है कि हमको रोड बना दें। आप ₹100 आपकी इनकम है और 10,000 का रोड आप बना रहे हो, उस रोड की लागत कहां से लगाएंगे आप? रोड बनाने के बाद वो इटर्निटी के लिए तो बनेगा नहीं, उसको तो मेंटेन भी करना पड़ेगा, वो पैसा कहां से लाएंगे आप? चाइना के ये मॉडल आप अगर पढ़ लेते हैं, हम्बन टोटा में यही हुआ, श्रीलंका में। चाइना ने, वो प्रेमदासा जी थे, चाइना ने कहा हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाते हैं, और ये कोलंबो से लेकर के हम्बन टोटा तक एक क्लास वर्ल्ड क्लास रोड और वर्ल्ड क्लास पोर्ट बना देंगे, और देखो क्या हो जाएगा। इन्होंने बेच दिया अपने लोगों को ये चीज। इलेक्शन में आया कि देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनना है, एक क्लास वर्ल्ड की रोड बनेगी, एक क्लास पोर्ट बनेगा। पोर्ट बन गई, उसकी कॉस्ट आई मान लीजिए ₹1 अरब, उसकी टोटल इनकम होती है ₹10,000। इतना उनके पास ट्रैफिक ही नहीं है कि उसकी कॉस्ट का वो अब पूरा करवा पाए लागत। तो हुआ क्या कि चाइना ने ले लिया उसको 99 साल की लीज पे। तो आप क्या, आपका इतना बड़ा बिजनेस है कि आपका वो वाइबल ये प्रॉफिट है, मुझे नहीं पता कि आप इतना बड़ा पैसा चुकाएंगे कहां से, अगर ये सो कॉल्ड $50-60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है या $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, मुझे याद नहीं है, जिसमें से मैंने सुना है कि 2/3 इन्वेस्टमेंट हो भी चुका है। कहां से आप 90-60 बिलियन वापस करेंगे? $50 बिलियन इनकम क्या है? आप उधार लिए जा रहे हो, नौकरी आप कुछ करते नहीं हो, खाली उधार लेकर के कब तक आप काम चलाएंगे? आपका हम बेच बिजनेस रहे हैं ना चीजें अपनी। हमने अपनी चीजें बेचनी शुरू कर दी है। हम अपने पोर्ट भी बेच रहे हैं, अपने एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं, सी पोर्ट भी बेच रहे हैं, कब सारा तक? कुछ बेच रहे हैं हम। जी। कब तक तो खत्म होगा ना एक दिन। जब तक है। उसके बाद? उसके बाद फिर देखी जाएगी फिर। उसके बाद उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखी जाएगी। उसके बाद वो देखिए आप, नशे ही होता है ना, जो नशा करता है, आपको पता है कभी उसकी क्या सिचुएशन होती है? घर का जो भी सामान होता है ऐसा ऐसा करके बेच जाता है, और एंड में वो अपनी बीवी को भी बेच देता है। जब उसकी बीवी भी हो एंड में बच जाए तो उसको भी बेच देता है। जो जुआरी होता है वो भी उसका ही वही काम होता है। तो माजरत के साथ हमारे जो इस वक्त जो हमारी कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर के ये जी कैसे हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है, अपने मसाइल को कैसे टैकल करना है, लेकिन हमें ये है कि हमने कर्जा कैसे लेना है और उसकी वापसी कैसे है ये भी नहीं हमने सोचा। और आगे अगर सोच रहे तो ये सोच रहे कि हमारे पास ये चीज बची है, ये चीज बची, इसको बेच दें, उसको बेच दें, इसको बेच दें। तो बात आपकी सही है, एंड में फिर क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं होगा पास। देखिए इकोनॉमिक्स का मतलब होता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स, इंसान को क्या बना रहे हो आप। नेचुरल रिसोर्स जो अवेलेबल है उनको कैसे यूज कर रहे हो आप, ठीक है ना। और इसकी ऑप्टिमाइजेशन का जो टूल होता है उसका नाम होता है गवर्नमेंट।
बिना गवर्नमेंट के चोरी मच जाएगी। अगर गवर्नमेंट ठीक नहीं है तो लोग ये बना के कुछ लोग इस पे काबिज हो जाएंगे, खुद अरबपति हो जाएंगे, लोगों को गरीब कर देंगे और नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट करके वहां पे नेचुरल कैलामिटी ला देंगे। सो नेचुरल रिसोर्स से नेचुरल कैलामिटी लाने का सफर मिस गवर्नेंस का होता है। तो इकोनॉमिक्स का सीधा संबंध होता है राजनीति से, सियासत से, गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट का सीधा संबंध होता है इंसान से। इंसान जो बनना चाहता है, वह इंसान जैसी सरकार, जैसे समाज चाहता है, जैसा पॉलिटिक्स चाहता है, वैसी वो सरकार बना के भेजता है और सरकारों को वो बात पूरी करनी होती है। अब सरकार वो बात प्रॉमिस तो नहीं कर सकती ना जो उसके लोगों को समझ ही ना आए। फॉर एग्जाम्पल, क्या शहबाज शरीफ ये बात कह पाएंगे कि भाई हम कल से सोशल रिफॉर्म शुरू कर रहे हैं, सेक्युलराइजेशन शुरू कर रहे हैं, सब रिलीजन एक समान है, ऑल रिलीजन्स आर गुड, ऑल रिलीजन्स आर सेम? क्या वो शुरू कर पाएंगे? कतई नहीं शुरू कर पाएंगे। उनको एक वोट नहीं मिलेगा। तो समाज को तैयार पहले आपके एनीवेज, तो गवर्नेंस हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द इकोनॉमिक्स। आपकी गवर्नेंस का मॉडल जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक लोग ठीक नहीं होंगे, तो आप क्या इकोनॉमिक्स का ये जो है हाल तो यही रहने वाला है। आइए उनके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो पॉइंट ये कि अब ये नफरत तो भाई हम करते रहेंगे, अब क्या करें हम? अगर ये नफरत है तो ये नफरत हमें है, ये नफरत हमें मुसलमानों से है, क्योंकि हम सीरिया की मदद करेंगे, क्योंकि हम सऊदिया की भी मदद करेंगे, क्योंकि हम तुर्की की भी मदद करेंगे, क्योंकि हम नफरत करते हैं। अब आई बात कि हम वेस्ट के डार्लिंग हैं। जैसे मैंने दो एनालिसिस बता दी कि उनको सोचने की एबिलिटी नहीं है, तीसरी एबिलिटी भी सुन लीजिए। वेस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मुजफ्फर भाई? रशिया। वेस्ट का सबसे बड़ा कौन दुश्मन है? रशिया। और रशिया के साथ कौन खड़ा है इस समय? इंडिया। इंडिया। सारी वेस्ट ने हमें गाली दी कि तुम क्यों खड़े हो गए उनके साथ, हम तो तुमसे दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे थे और तुम रशिया से चीप ऑयल ले रहे हो। रशिया इस वॉर को लड़ी दो वजह से पाया, तीन वजह से। एक पुतिन का पागलपन, दूसरा चाइना और रशिया और इंडिया। ये तीन चीजों की वजह से वो वॉर अभी तक लड़ रहे हैं। अगर इंडिया अपने हाथ खींच ले, क्योंकि इंडिया उनको उनके उनके फर्टिलाइजर्स और ऑयल खरीद रहा है, उसके बदले में फार्मेसी बेच रहा है उनको, उनके बदले में दुनिया भर की चीजें बेच रहा है उनको, वो चल रहे हैं और वो ठान से है, वो अभी और 1-1.5 साल खींच लेंगे। आपका वेस्टर्न सैंक्शन ने तो वेस्ट में त्राही मचा दी, तो हम वेस्ट के डालेंगे। वेस्ट के सबसे कट्टर दुश्मन के साथ हम खड़े हैं और हम वेस्ट के डालेंगे। तो हिना रब्बानी खान साहब से कहिए पढ़ लिख लें, थोड़ा सा पढ़ लिख लें और वो चीज यूज करें जो, खैर देखिए पाकिस्तान की एक बड़ी खास बात है, हर पाकिस्तान को सिखा दिया है जो होता है जी अल्लाह की मर्जी से होता है, जो हो रहा है। इसलिए वो कभी इंटरप्रीनियर नहीं बनेगा, इसलिए वो कभी बिजनेस करेगा ही नहीं। उसको क्या करना है भाई, अगर देना होगा अल्लाह ने दे देगा, नहीं तो हम क्यों हैं सन्ना की। उस देखिए करता वो है जिसको ये पता है यार कि अगर हम नहीं करेंगे तो चीजें नहीं होंगी, करना हमें पड़ेगा, कर्म हमें करना पड़ेगा। लेकिन वो है कि भाई सब अल्लाह देगा, अल्लाह ही करता है तो अल्लाह ही दिमाग में डालेगा तभी करोगे। तो फिर देख लीजिए ये इकोनॉमिक्स होगी आपकी। कोई रिफॉर्म की बात करेगा, लैंड रिफॉर्म की, तो आप शरिया ले आओगे, कहोगे कि नहीं हो सकता। तो आपकी इकोनॉमिक्स की दोष का, आपके इकोनॉमिक्स के फेलियर का दोष पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल नहीं है। द फेलियर ऑफ इकोनॉमिक्स, द की टू फेलियर ऑफ इकोनॉमिक्स इज इन पॉलिटिक्स। आप इकोनॉमिक्स में उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल फॉर्मूला इकोनॉमिक्स होता है, पर नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन का सारा टूल प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट का होता है। तो जब आपकी गवर्नमेंट ही नहीं इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, वो पॉलिसी पे पॉलिसी छापी जा रही है, लोगों को आप बना कुछ रहे हो स्कूल कॉलेजों में, उनकी जो आपने जो जहनियत बनाई है, तो वो जहनियत इकोनॉमिक्स की है।
वो जहनियत ये है कि पानी में जिन्न मिला करके पेट्रोल बना देंगे हम। सही। अच्छा, जी ये देखें कि इन्वेस्टमेंट जैसे आ रही है इंडिया के अंदर, यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अभी, जो ऐलान किया है मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो एक बहुत बड़ा प्लान का आइंदा आने वाले चंद सालों के लिए, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो चाह रही हैं कि जी अब इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट की जाए। और इधर पाकिस्तान मिन्नतें तरले कर रहा है सबकी, कतर के, यूएई के, यूरोप के, सबके, कि हमारे मुल्क में आओ। कोई लेकिन पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहा, इंडिया कह भी नहीं रहा, लेकिन इंडिया की तरफ सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अपना एतमाद बहाल करने के लिए? क्या करना चाहिए? इंडिया ने क्या ऐसी खास बात की है कि सारी की सारी जो दुनिया है इंडिया की तरफ भाग रही है इन्वेस्टमेंट लेके? देखिए, दुनिया इंडिया की तरफ नहीं भाग रही है, दुनिया इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल की तरफ भाग रही है। कोई ना तो अमेरिका इंडिया से इतना प्यार करता है, ना तो यूरोप इंडिया से इतना प्यार करता है, ना तो अरब इंडिया से इतना प्यार करता है कि वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। मगर देखिए, इकोनॉमिक्स दो तरह की हुई ना, एक आपके घर की इकोनॉमिक्स हुई, एक आपके देश की इकोनॉमिक्स हुई, एक दुनिया की इकोनॉमिक्स हुई। तो जो दुनिया की इकोनॉमिक्स है उसको आप अलग से तो नहीं पढ़ोगे ना। जो समझदार व्यक्ति होगा उसको ये पता है कि मेरे घर में अगर रोटी चाहिए तो इस इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई की 5 लोग हैं और हमें साल के महीने के अंत में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, इतना स्कूल का फीस, इतना ये हमको इतना हमको कमाना है। वो जाएगा बाहर, बिजनेस होगा, ये उसकी इकोनॉमिक्स है। उसकी इकोनॉमिक्स का कैलकुलेशन कि भाई ये चाहिए, घर चाहिए, इतना रेंट देना, ये अपना कैलकुलेट करके उतनी उसकी डिमांड है और उस सप्लाई को मीट करने के लिए वो जाकर के फिजिकल या मेंटल या जो भी एक्टिविटी करेगा। देश क्या करेगा कि उसको वो स्किल देगा कि वो इस स्किल के लायक बने और जाकर के कुछ कंट्रीब्यूशन करे जिससे कि वो कमा सके, देश उससे टैक्स ले, उसके बाद उसका घर भी चले और देश भी चले। मगर सब देश, चूंकि आज आप पॉलिटिकल डिवाइड कर दिया है आपने, अर्थ को, अर्थ तो एक है, उसको पॉलिटिकल डिवाइड तो हमने किया है। तो पॉलिटिकल डिवीजन की वजह से अर्थ के रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। तेल अरबों के पास चला गया, कुछ तेल रशियंस के पास चला गया, कुछ तेल इधर वेनेजुएला और इधर चला गया है। तो वो दुनिया में तेल का जो है वो इन लोगों के पास पूरा जखीरा है। उसी तरीके से आप देख ले, दुनिया में जो हेवी मटेरियल्स हैं कुछ चाइना के पास हैं, कुछ इंडिया के पास हैं। उसी में देख ले, दुनिया के जो बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इंडिया और चाइना भी प्रोवाइड कर रहा है दुनिया को। तो दुनिया जब अपने बिजनेस को देखती है कि भाई हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना हो रहा है कि हम जो कार बना रहे हैं वो हम अपने लोगों को $50,000 में दे रहे हैं, लेकिन यही कार अगर हम चाइना से बनवा करके यहाँ बेचे तो हम उसको 30,000 में बेच सकते हैं। ये वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से वो उसको ले जा रहा है वहां, कि एक कॉस्ट ऑफ लेबर चीप होगी, हम जो प्रोडक्शन है वो हम यहां से भी वहां पे मेंटेन कर सकते हैं, और दूसरा कि हमारे यहाँ के लोगों की लाइफ में सहूलियत होगी क्योंकि उनकी इनकम कम है। तो ये फॉर्मूला की वजह से लोग देश ढूंढते कि कहां कहां वो जा करके कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकते हैं जहां पे कि उनका बिजनेस सुरक्षित हो। आपके यहाँ पे बिजनेस सुरक्षित करने आएगा तो कोई एक वो लगा देगा कुछ उर्दू में या अरबिक में, कहेगा इसने तो ब्लास्फेमी की है, इसको मार डालो, लिंच कर देंगे उसको। कोई आएगा तो आप अगले दिन उसको कहेंगे यार पहले तो तुम कलमा ही पढ़ लो। फिर उसके बाद कोई और अगर आएगा तो आप उसके बाद मिलिट्री वाले से मिला देंगे कि भाई इनका कट दे दो, ये आपको सुरक्षा देंगे। तो वो आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा वहां। उस सोसाइटी में वो अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकता। जिस तरीके की कल्चर वो जीता है उस कल्चर को आप गाली दोगे तो कौन आएगा आपके यहाँ? कोई नहीं आएगा। तो पॉइंट ये है कि आप जो बिजनेस की बात कर रहे हो कि इंडिया में क्यों आ रहे हैं, इंडिया में लोग नहीं आने कि इंडिया अच्छी जगह है। दुनिया का कैलकुलेशन जो है मैथ्स और फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का, वो ये कहता है कि इंडिया 140 करोड़ लोगों का, अब आप क्या है कि इंडिया मंडी है। अरे इंडिया मंडी नहीं है, सिर्फ इंडिया हुनर भी है, इंडिया इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन भी है। इंडिया सिर्फ खरीदना नहीं जानता, इंडिया में एक से एक ब्रेन बैठे हुए हैं जिनके जो मेंटली स्ट्रांग है, कुछ लोग के हाथों में इतनी ज्यादा वो जो हुनर है, हुनर ये है। है, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ के लोग अंग्रेजी समझते हैं, पढ़े लिखे हैं,
आप अमेरिका में जाएं या इंडिया में आए, आपको कोई फीलिंग नहीं होगी, आप उतने ही फ्री हैं। आपको कोई खाने में सोसाइटी में बैठा है, आपको पोर्क खाना पोर्क खा लें, आपको जहां पे अलाउड है वहां बीफ खा लें, जहां पे दारू पीना है दारू पी ले, आपको कोई नहीं पूछने वाला। इंडियन गर्ल्स को डेटिंग कर लें, शादी कर लें, कोई नहीं पूछने वाला। अब आप क्या, तो उसके ऊपर इतनी स्क्रूटनी लगा दी जाएगी कि भैया वो आदमी हैरान होकर के भाग जाएगा कि भैया माफ करो। इतनी कॉस्ट, आपको सोसाइटी चेंज करना, इकोनॉमिक्स नहीं चेंज करना। 24 करोड़ लोगों के हाथ में क्या हुनर है और कौन सा हुनर देना है, ये आइडेंटिफाई किया आपने? नहीं किया आपने। आपके यहां या तो सब लोग एकदम से स्टार्टअप कर रहा है, वो भी अजीब सा, और या वो सारे आउटडेटेड। तो आदमी क्यों आए? ह्यूमन रिसोर्स लेकर चाइना आया तो उसने सीपेक बनाया, सारे आदमी अपने लेके आया। एक आपको धेले भर का हुनर नहीं दिया, एक धेले भर की टेक्नोलॉजी नहीं दी, और आप दोस्त हो उसके, आपकी दोस्ती चल रही है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये भारत में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत की जो चेतना है वो है वसुधैव कुटुंबकम की। आप वसुधा को अपना परिवार मानते हो? आप तो नहीं मानते ना। आप तो दुनिया को परिवार नहीं मानते, आप तो दुनिया को 56 देश के ममालिक ही आपका परिवार है। बाकी जो दुनिया के बचे हुए 150 ममालिक हैं, उनके ऊपर तो आप रोज आप ये कूड़ा डाल रहे हो कि भाई कॉमन काफिन किसी तरीके से बर्बाद हो जाए तो मजा आ जाए। तो इस मानसिकता के साथ जब आपने दुनिया से जुड़ना ही नहीं चाहते, सारी आपकी फोकस अरब तुर्क अरब तुर्क अरब तुर्क, और ये कौन सी बड़ी शक्तियां हैं भाई? अरबी और तुर्कियों की क्या पावर है आज की डेट में? जीरो है। वो दोनों के दोनों अमेरिका पे डिपेंडेंट है। तो पॉइंट ये है कि आप अंदर झांकें। आप इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन नहीं है। इकोनॉमिक्स गवर्नेंस पे डिपेंड करती है। अगर गवर्नेंस खराब, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कि दुनिया में गरीबी क्यों है। कुछ देश बहुत गरीब होते हैं, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी वो गरीब होते हैं। इसको अध्ययन करने के लिए अमर्त्य सेन को वो मिला था इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज। उन्होंने कहा कि पॉवर्टी इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ द मिस गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है कि जिसको भाई कहना हाँ तुम करो इकोनॉमिक्स, तुम करो बिजनेस, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, उसको ही आपने इतना दबा दिया कि नहीं मामा के चाचा के लड़के को ले लो, अच्छा इतना कट ले आओ, इतनी उसको परमिशन में दौड़ लगा दी कि वो फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गया, भैया नहीं करनी, माफ कर दो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक्स हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स नहीं होगी, और गवर्नेंस इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सोसाइटी। जैसा समाज वैसा सरकार। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, जैसे लोग वैसी उनके ऊपर सरकारें हम मसल्लत कर देते हैं आपकी। ऐसे ही है। अच्छा अभिषेक भाई, जैसे कि इंडिया के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी कुछ पिछले कोई 8-9 साल से, उससे पहले कांग्रेस की भी थी। तो ये तो एक पॉलिसी मेकर बैठे हुए थे जो कांग्रेस में भी थे, और उसी पॉलिसियों का तसलसल जो है मोदी जी ने आगे बढ़ाया, और बड़े बेहतर तरीके से। जो उसमें से खामियां थी, कांग्रेस के जो प्रोजेक्ट थे उनमें उन्होंने खामियां को निकाल दिया और सही मानों में जो इंडिया को ऊपर लेकर आए। तो देखिए इंडिया के अंदर अब कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे माइंड थे, अब बीजेपी के अंदर भी हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपको पाकिस्तान में सारे कोई ऐसे मेरे जैसे ही लग रहे हैं कि उनमें कोई माइंड नहीं है, कुछ उनके सोच नहीं है कि हमने इस मुल्क को कैसे बेहतर लेके जाना है। देखिए 75 साल हो गए हैं, हम अभी भी उसी कशकोल को लेके फिर रहे हैं। कभी कशकोल IMF के आगे लेके जाते हैं, कभी वही कशकोल जो है चाइना के आगे लेके जाते हैं, फिर वही कशकोल जो है सऊदी अरब के आगे, फिर UAE के आगे। तो कब हमें अक्ल आएगी, कब हमें समझ आएगी, कब हम कोशिश करेंगे कि नहीं हम भी मांगने की बजाय हम जो है अपना किसी के साथ बिजनेस करें, ट्रेड करें, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएं? ये कब होगा ऐसे? पाकिस्तान के अंदर आप नहीं समझते कि कोई इस तरह के लोग हैं कि जो मुल्क को सही रास्ते पे डाल सके? आंसर सुनना चाहते हैं? सच आंसर है, नहीं है ऐसे लोग। आपके स्कूल कॉलेज ऐसे ऐसे लोग नहीं प्रोड्यूस करते, और आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिमाग भी बहुत तेज है, मैं आपका बहुत प्रशंसा करता हूँ। तो आप ये अपने आप को बहुत हम्बल बन रहे हैं, बट यू आर अ वेरी ग्रेट माइंड। लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा बड़ी विनम्रता के साथ, आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि कब कशकोल टूटेगा। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कशकोल क्यों है हाथ में। गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। कब का तो सवाल ही नहीं उठता है, पहले पूछे क्यों हाथ में, क्यों। इसका नाम है टू नेशन थ्योरी। ये कशकोल जो है ये हिंदू नफरत है कि हिंदू से ट्रेड ही नहीं करना। बगल की आपने अपने रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को कैंची चला के काट दिया,
और आप सोच रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया यूटिलाइजेशन, आपने नेचुरल जी। रिसोर्सेज का डिवीजन कर दिया, हम्म, पंजाब की इकोनॉमी को आपने काट दिया। उसके बाद आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कि चलो अब कट गया, अब इसको कैसे ठीक करें। तो आप उसको कंटिन्यूअस चला सकते थे, पॉलिटिकल डिवीजन को आप अलग रखते और इकोनॉमिक और कल्चरल डिवीजन रखते। पीपल टू पीपल बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस सरकार नहीं करती, बिजनेस तो लोग करते हैं। तो आपने अगर ये डिवीजन कर भी लिया था तो पॉलिटिकल सेपरेशन के अलावा आप चलने देते पीपल टू पीपल कांटेक्ट। आपने तो हर चीज को लोगों के महन में डाल दिया, ये हिंदू पानी है, हिंदू टमाटर है, हिंदू गोभी है, हिंदू आलू है, हिंदू रुपए है, हिंदू पैसे, ये कर दिया। ये आए कशकोल, आप किसके साथ बिजनेस करोगे? बिजनेस के लिए ये अफगानिस्तान में क्या है, बैरन लैंड। वहां के अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन तो 1-2 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ की है, ज्यादा पॉपुलेशन तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बैरन लैंड है, आपके जितना फर्टाइल नहीं है। लेकिन आपने तो पंजाब को तोड़ दिया, और उसके बाद आपकी स्टडी, आपकी पॉलिसी इकोनॉमिक होनी चाहिए थी, आपकी पॉलिसी हो गई पॉलिटिकल। आपकी पॉलिटी हो गई ये क्या नाम है, ये जियो स्ट्रेटेजिक। रेडिकल। नहीं नहीं, वो रेडिकल तो बाद में, जियो स्ट्रेटेजी क्या, अब हम दुनिया में हम नेटो से दोस्ती करेंगे, अमेरिका को दोस्ती करेंगे, यहाँ पे वेपन लाएंगे और न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। अब आप बोलते हैं ना कि क्या हमारे पास सोल्यूशन नहीं होगा। आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई पीटीआई की गवर्नमेंट तो बड़ी उम्मीदों से लाई गई ना, और पीटीआई तो सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी, बेस्ट माइंड ला करके, और इमरान खान ने बेस्ट टीम तैयार की थी। भाई बेस्ट था ना पीटीआई तो, फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस। पीटीआई के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं, क्या कहते हैं आप उनको, मंत्री को मुझे नहीं पता, फवाद चौधरी। हाँ फवाद चौधरी तो उनका नाम हो गया ना। तो वो जो फवाद चौधरी से किसी ने पूछा कि हम कब जाएंगे चांद पे, उन्होंने कहा बड़े पागल आदमी हो, हमें पता है चांद ये रहा। हमें पता है भाई ये चांद है, क्यों हम इतना पापड़ बेले। आप इनसे, ये बेस्ट है मुजफ्फर भाई, ये बेस्ट है आपका, और आप कह रहे हैं कि कब टूटेगा। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाया गया था, यही आप तैयार कर रहे हो अपने स्कूलों में। आप अपने स्कूलों में लोगों को तैयार करते हो काम नहीं करने के लिए, सोचने के लिए ना। आप स्कूल में साइंस यूज करके अनसाइंटिफिक प्रोडक्शन तैयार करते हो कि लोग सोचे नहीं। आप उनको डिस्करेज करते हो कि बुद्धि का इस्तेमाल करने से तुम तो गुमराह हो जाओगे। तो वो बेचारा, उसकी जहन का सोचिए, वो बच्चा जब जवान होगा तो वो डरेगा कुछ करने में, वो कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। वो उसके अंदर इतनी कॉन्फ्लिक्ट है कि हम ये करें तो हम कहीं गुमराह ना हो जाएं, कहीं हम दूर तो नहीं हो रहे हैं। वो विदेश जाता है तो डरता हुआ रहता है कि कहीं हमसे हमारा दीन तो नहीं छीन। वो बेचारा एक डरे हुई समाज है। पाकिस्तान की स्कूल एक डरा हुआ आदमी बनाती है, एक डरी हुई लड़की बनाती है। उसको डराया जाता है भारत से, अल्लाह से, रिलीजन से, दीन से, मौलानाओं से, उलेमाओं से, सब उसको डरा रहे हैं, सब उसको बोल रहे हैं जो मन में आ रहा है, जिसके वो बोल रहा है। उसको दिमाग अप्लाई करने से पहले वो सिहर जाता है, वो डर जाता है, ये करें कि ये ना करें। तो फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चुप होकर बैठ जाओ। गुलाम होने की ट्रेनिंग दी जाती है उनको। इसलिए जो आप कहते हैं वो वडेरे और वो, ये उनकी गलती नहीं है, वडेरों की गलती तो उन स्कूलों की है जो उनको कहता है यही बन के रहो तुम। उसको गुलामी की जहनियत दी जाती है, और कहा जाता है कि आजादी गुलामी से बेहतर नहीं है, गुलामी उन आजादी से बेहतर है। क्योंकि जो आजाद कौमें हैं उनको तो आप कहते हो ये फांसी फैलाती है। तो आप गुलामी पढ़ाते हो, दिमागों को बंद करना पढ़ाते हो, आप दिमागों को खोलना नहीं पढ़ाते। आपके यहाँ पे एक फ्री माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन आपका वो आदमी है जो सोचने और समझने की क्षमता रखता है। और मैं क्षमा चाहूंगा, आपके इंटेलेक्चुअल आदमी भी वो चीज नहीं सोचना चाहते जो कॉज और रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि बच्चों को खोलें। इकोनॉमिक्स इज अ रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स यूज्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स। क्या ह्यूमन बना रहे हैं आप? कितना डराएंगे उसको भारत के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कौमियत के नाम पे, कल्चर के नाम पे। वो डरा हुआ रहता है, सेंसिटिव रहता है, जरा सा भी होता है बेचैन हो जाता है बेचारा कि क्या करें, हम कहाँ जाएं।
वो नई चीजों को देखिए। ओपन माइंडेड एक वर्ड होता है, ओपन माइंडेड बहुत कम लोग होते हैं समाज में। ओपन माइंडेड का ये नहीं है कि 10 लोगों के साथ फिजिकली सेक्स करना हो, तो क्लोज माइंड भी करता है। ओपन माइंडेड का मतलब होता है नई आइडियाओं को स्वीकारोक्ति देना, उनको स्वीकार करने की क्षमता रखना, उनको एम्ब्रेस करना। अब क्या नहीं है, अब क्या आइडियाओं को डिस्करेज किया जाता है, फिलॉसफी पढ़ने को मना किया जाता है, अकल के यूज को मना किया जाता है। भाई अब और क्या चाहिए आपको? तो अब क्या चाहते हैं इन बच्चों से? ये और क्या बनेंगे बच्चे? जो इंप्रेशनेबल माइंड होता है उस पे आपने ऐसा दांत गड़ा दिया है कि वो दांत इन बच्चों की गलती नहीं है। वो नफरत भी करते तो मैं उनकी गलती नहीं देता, क्योंकि उनको यही सिखाया गया है, उसको डरना सिखाया गया है। डरो। मैं आपको जो बड़े जो उलमाए कराम है हमारे, एक इलियास कादरी साहब हैं, ये सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं, और दूसरे हैं मौलाना तारक जमील साहब। ये जब स्टार्ट में आए थे तो इन लोगों ने जो है टीवी और मोबाइल के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी हमारी वीडियो ना बनाए, ना आप लोग भी टीवी देखें, ना ही आप जो है मोबाइल को यूज करें। तो बहुत सारे इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपने घरों में टीवी तोड़ दिए, सारा कुछ कर दिए। ये पुरानी बात है। जब इन्होंने देखा कि यार ये तो काम अब खराब हो गया, बाकी सारे जो टीवी पे भी आ रहे हैं और मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो इन्होंने अब इनके अपने चैनल्स हैं, अब ये सारा सारा दिन टीवी के ऊपर बैठे रहते हैं, मोबाइल के ऊपर इनके बयानात और सारा कुछ चलते रहते हैं। और फायदे के लिए देखें, अब वो अपना फायदा देख रहे हैं कि इसमें हमें इनकम कैसे आती है। इनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं या इस तरह हैं बहुत सारे, इनको इनकम आ रही है। लेकिन पहले इन्होंने अवाम के जहन में, मुसलमानों के जहन में ये चीज डाली कि ये चीज हराम है, ये जो जो तुम देख रहे हो, जो टीवी देख रहे हो या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, ये चीज हराम है। आपकी बात से बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। जब तक ये इनका अपना जाति कोई मुफाद ना हो पाकिस्तान के अंदर, कोई भी है, ख्वाह वो गवर्नमेंट के लोग हैं, ख्वाह वो उलमा कराम है, ख्वाह वो कोई भी है, जब तक उनका अपना इंटरेस्ट ना हो तब तक वो चीज उसको बोलते कि ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इसके ऊपर पाबंदी है, सारा कुछ है। जब ये देखते हैं कि जी अब हमें इसके इस्तेमाल से हमारा जाती फायदा है, तो फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है जी अब आप इसको करें। तो ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे जो जहनों के ऊपर, हमारे तो एक बात बताइए, दिमागों के ऊपर ताले लगाए गए हैं। ये बताइए तो फिर लोग क्यों सुनते हैं? ऐसा क्यों बनाना कि ये चंद लोग समाज को ये बता देते हैं कि ये मत करो और समाज नहीं करता है? क्यों बात समाज सुनता तो क्यों है इनकी? देखे देखे अंधी तकलीद है, अंधी तकलीद है। मैं अगर मौलाना तारक जमील साहब का फॉलोअर हूँ तो वो जैसे वो बोलेंगे मैं बोलूंगा कि ठीक है जी, जैसे मौलाना ने बोला है मैं वैसे ही करूंगा। मैं उनका, अगर ये पाकिस्तान में है ऐसे ही है। तो क्या ये शिर्क नहीं है? आपने उसको खुदा बना दिया ना। आपको तो नहीं, खुदा करना तो वो है नहीं। जो, भाई आप कह रहे हो जो वो कहेगा मैं करूंगा, ये तो हम्म, अल्लाह के लिए कहना है। हम्म, तो वो तो अल्लाह के बराबर हो गए ना, क्योंकि उन्होंने आपसे कहा कि टीवी बंद कर दो। ये तो आपको पूछना ही था कि अल्लाह की किताब में लिखा, नहीं लिखा तो हम नहीं मानेंगे इसको। पर अगर आपने ये कहा कि ये जो कहेंगे मैं करूंगा, जो बेसिकली इसीलिए आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है कि जो जी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है हमको करेंगे। या तो मौलाना तारिक अमील जमील की बातें लोग माने, या वो सिस्टम बनाइए कि लोगों की बातें मौलाना तारिक जमील माने। लोगों की बातें मौलाना तारिक जमील तब मानेंगे जब आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी होगा और हर आदमी अपने आप में सॉवरिन होगा। वो कहेगा नहीं चाहिए, चलो हटो, बाजू बाजू हटो, हम देखेंगे, हम करेंगे। समाज को रिलीजन उसका पर्सनल मैटर बनाए, क्योंकि जब तक रिलीजन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म लेगा वो स्टेट के ऊपर रहेगा। दो दो स्टेट नहीं चलेंगे, एक स्टेट पॉलिटिकल स्टेट, एक स्टेट रिलीजियस स्टेट। आपसे ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि मौलाना तारिक जमील जो कहेंगे वो मैं मानूं, या प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहेंगे वो मैं मानूं, क्या करेंगे आप? इधर और फिर पाकिस्तान के लोग तो जो मौलाना साहब कहेंगे वही मानेंगे। तो बस, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपका नहीं है। इसी को कहते हैं सेकुलराइजेशन। जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि नवाज शरीफ जो कहेगा वो मानूंगा और आंख बंद करके मानूंगा, और जो पाकिस्तान के शुराए मजलिस शुरा से जो लॉ पास होगा वो भले ही मेरे कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे कुरान के भी अगेंस्ट में हो, मैं उसको आंख बंद करके मानूंगा। तब तक आप भूल जाए कि आपके यहाँ कोई भी डेवलपमेंट होगा। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है, और इसी के साथ मैं अपना इस प्रोग्राम का खात्मा करूंगा। ये बातें देखिए, आपने इस चीज को अमल करके अपने मुल्क को तरक्की दिलवाई है। आप सब ने
वहां पर इंडिया के अंदर जिससे भी बात हो वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमारा वतन है, बाकी सारी चीजें उसके बाद में है। लेकिन पाकिस्तान में हम इस चीज को बाद में रखते हैं, अपनी जाती अना, अपनी जाती मफाद, अपनी जाती फायदा पहले रखते हैं, अपने बाकी मामलात भी ऐसे हैं कि जिनको हम पहले रखते हैं, और जो है अपने वतन को, अपने देश को एंड में रखते हैं, आखिर में रखते हैं कि जी चलें जी, जब एंड में कुछ ना होगा तो फिर अपना ये देश और अपना ये वतन होगा। तो अभिषेक भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अपनी किताब के बारे में बताइएगा कि वो अब कहाँ पर पहुंची, इसके साथ फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। जरूर। मेरी किताब ऑलमोस्ट थैंक यू। कंप्लीट हो रखी है। 30 तारीख को मुझे देना था, वो मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं वो उतना काम कर नहीं पाया, बड़ी बिजी था। तो मैंने उनसे कल ही 30 तक की एक्सटेंशन और मांगी है। बुक एग्रीमेंट साइन हो गया है, बुक एग्रीमेंट प्रपोज भी हो गया है, तो वो 30 मार्च तक उसको आ जाना चाहिए मार्केट में। पर वही है कि अब समय नहीं मिल पा रहा है, पर मैं थोड़ा उस पर डेडिकेशन ज़्यादा करूंगा जितना चाहिए मुझे, और कॉलेज का काम भी बढ़ रहा है ना। बट खैर, जी, यही है लेक्चरर की ड्यूटी, उसको तो करना ही पड़ेगा सब कुछ। जी चलिए, आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं कि आप कामयाब हो, आपकी किताब भी सुपर डुपर हिट हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, खुदा हाफिज।